एवरीवन, आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये सेशन होने वाला है हमारे इस चैप्टर के रिवीजन का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। अब पार्ट 1 में हमने हमारे इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया था, एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने ये बात करी थी कि भाई हमारे मैटर की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, एंड दैट इज एटम। फिर इसके बाद में हमने बात करी थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। फिर इसके बाद में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। एटॉमिक थ्योरी के सभी पॉस्टुलेट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज किया था। और फिर इसके बाद में हमने एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स को भी हमने रिवाइज कर लिया था। फिर इसके बाद में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है एटम के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया था। कैसे अपग्रेड किया था? हमने जाना था कि भाई एटम का शेप कैसा होता है। तो कैसा होता है एटम का शेप? स्फेरिकल होता है। तो डेफिनेटली इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, नॉट स्ट्रक्चर, एटम के शेप के बारे में जाना, एटम के रेडियस के बारे में जाना। फिर इसके बाद में हमने ये रिवाइज किया था कि किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को हम सिंबल अलॉट करते हैं। भाई आज के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, है ना, और उन सभी 118 एलिमेंट्स के बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। तो उनको बार बार बोलना और लिखना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को आप बोल सकते हो कि एक एक निकनेम प्रोवाइड कर दिया। निकनेम मतलब क्या? सिंबल प्रोवाइड कर दिया। तो कैसे सिंबल अलॉट किए जाते हैं सभी एलिमेंट्स को, वो हमने रिवाइज किया था। फिर इसके बाद में हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। भाई हम बोलते हैं कि मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है एटम से। मैटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हम बोलते हैं कि एक मास हो। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मैटर के पास मास है, इसका मतलब क्या? मैटर के पास मास कहाँ से आया? मैटर को बनाने वाले ही जो एटम्स हैं, मैटर को बनाने वाले जो एटम्स हैं, उन्हीं एटम्स के मासेस को आप बोल सकते हो कि कंबाइन करके क्या बन जाता है? एक मैटर का मास बन जाता है। ठीक है, तो मैटर के पास मास कहाँ से आया? मैटर को बनाने वाले एटम से ही आया है। तो एटम के मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने रिवाइज किया था। अब जैसे एटम का मास होता है, वैसे ही जब एटम्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल का भी क्या होता है? एक मास होता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो प्रीवियस सेशन में यानी कि पार्ट 1 में हमने मॉलिक्यूलर मास तक जो है चीज़ों को रिवाइज कर लिया था। ठीक है, और आज के सेशन में हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हम रिवाइज करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आज के सेशन का बच्चों को टारगेट क्लियर हो जाए। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर। फिर इसके बाद में मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूलाज को हम कैसे लिखते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है फॉर्मूला मास यूनिट का, उसको भी हम रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैप्टर का जो एक मेजर टॉपिक है मोल कंसेप्ट, उसको भी हम रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, आज के हमारे सेशन को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रीवियस सेशन में हमने मॉलिक्यूलर मास तक चीज़ों को रिवाइज कर लिया था। तो अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, जो कि मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कौन सा है? C12H22O11। ये किसका मॉलिक्यूल है? ये है हमारा शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है? C6H12O6। शुगर का मॉलिक्यूल क्या होता है? C12H22O11। तो ये बेसिकली एक शुगर का मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हो, उस मॉलिक्यूल को बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं ना, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो इस शुगर की मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आए हैं। कौन कौन से? देखो, कार्बन एलिमेंट के एटम्स आए हैं,
हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स आए हैं और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट के भी एटम्स आए हैं। कितने आए हैं? तो कार्बन के 12 एटम्स आए हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स आए हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम्स आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देना है ताकि हमारे इस शुगर मॉलिक्यूल का मास निकल आए। तो देखो, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 यू है। लेकिन एक बात बताओ, हमारे इस मॉलिक्यूल में क्या कार्बन का केवल एक ही एटम लग रहा है? नहीं, 12 एटम्स लग रहे हैं। तो अगर कार्बन के एक एटम का मास 12 यू है तो 12 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 यानी कि 114 यू, सॉरी 114 यू नहीं, 144 यू। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12 है। तो 12 एटम्स का कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 यानी कि 144 यू। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 यू होता है। तो इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल कितने एटम्स लग रहे हैं? 22 एटम्स लग रहे हैं। तो एक एटम का मास है कितना? 1 यू। तो 22 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 22 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे? 22 यू हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 यू है। तो क्या हमारे इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम लग रहा है? नहीं, कितने लग रहे हैं? 11 लग रहे हैं। तो अगर एक एटम का मास 16 यू है तो 11 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 11 इंटू 16 यानी कि 176 यू। तो अब आपके पास कार्बन के 12 एटम्स का मास है कितना? 144 यू। हाइड्रोजन के 22 एटम्स का मास है कितना? 22 यू। और साथ ही साथ आपके पास ऑक्सीजन के 11 एटम्स का मास है कितना है? 176 यू है। क्या करोगे? इन सभी मासेस को ऐड कर दोगे, 144 प्लस 22 प्लस 176 कितना आ जाएगा? 342 यू आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये जो आपके पास आंसर आया है 342 यू, ये क्या है? ये हमारे इस शुगर मॉलिक्यूल का मास है, यानी कि ये मॉलिक्यूलर मास है। कैसे निकाला? तो इस मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करने वाले या इस मॉलिक्यूल को बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को हमने ऐड कर दिया, बस खत्म। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के साथ में हमने मॉलिक्यूलर कंसेप्ट के ऊपर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। चलो अब हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट आर आयंस एंड आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो, हमारे पास जो कंपाउंड्स है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एक होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स किसके बनते हैं? आयंस के बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में यानी कि पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं ये हमें पता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स की, कि आयनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं हमारे आयन से। अब ये आयंस क्या होता है? देखो, जब किसी एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर। तो जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो समझ लो वो क्या बन गया है? अब एक आयन बन गया है। और जब किसी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो वो समझ लो क्या बन गया है? पॉली एटॉमिक आयन बन गया है। कैसे फॉर्मेशन होता है आयन का, क्यों होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमारे पास अब जो कि हम ऑलरेडी 4th चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी हम कर लेंगे, लेकिन हमको अब एक बेसिक स्ट्रक्चर पता है एटम का, कि स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का। तो देखो, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं कि कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद में एटम के ही अंदर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? बहुत सारे एनर्जी शेल्स होते हैं। और इन्हीं एनर्जी शेल्स में कौन प्रेजेंट होता है? इन्हीं एनर्जी शेल्स में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के बाहर इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो एटम को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देने वाला है कौन? एटम के ही अंदर प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। क्योंकि एटम के खुद के अंदर क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्यों आ रहा है? एटम के ही अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनके कारण आ रहा है। कैसे? चलो हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम बोलते हैं कि 6 ही हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 6 प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। किसके साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके साथ। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। यानी कि हमारे इस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और जब हमारे पास एक ऐसा एटम आए जिसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसा एटम जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो। भाई जब बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तभी तो एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस को वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम कहते हैं। ठीक है। सपोज अब दूसरा केस हम लेते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर या आप बोल सकते हो कि जिसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हो गए हैं, कम हो गए। कितने हो गए हैं, केवल 5 ही हो गए हैं। तो एक ऐसा एटम जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 हैं, उस एटम के ऊपर क्या कोई चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो इधर पे 5 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए हमारे पास 5 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्या बोला मैंने, हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए कौन है, 5 प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस तो कम है। क्यों कम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स केवल 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के, या आप बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा और कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है हमारे इस एटम में। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा है। तो जब किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट नहीं कर पाए और इसीलिए एटम के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोल देते हैं एनायन। ठीक है। देखो ना, एटम के ऊपर क्या आ गया है, एक चार्ज आ गया है। मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो ये भी क्या बन चुका है, अब एक आयन बन चुका है। क्यों, क्योंकि इस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जो कि नेगेटिव चार्ज आया है, इसीलिए इसको हम टू बी मोर स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। आयन तो है लेकिन कौन सा वाला, एनायन। 2 टाइप के आयन्स होते हैं ना, कैटायन और एनायन। ये कौन सा बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। फिर इसके बाद में सपोज अब तीसरा केस हम लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं कि 5 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम बोलते हैं कि 5 प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या बोला मैंने, हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो 5 प्रोटॉन्स के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कैंसिल आउट करने के लिए कौन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो उस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए एटम में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं, ज़्यादा हैं, और उनके पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा एटम जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसको हम बोलेंगे एक आयन। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, कौन सा आयन होगा वो होगा एक कैटायन। तो जब एटम के ऊपर क्या आ जाए, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको हम बोल देते हैं कैटायन। और जब किसी एटम के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनायन बोल देते हैं। एनायन कब बनेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। कैटायन कब बनेगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आयंस का फॉर्मेशन होता क्यों है, कैसे होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये होता क्यों है। तो देखो, पूरा खेल किसका होता है, स्टेबिलिटी का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, सोडियम की,
भाई सोडियम में हम बोलते हैं कि एक सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक सोडियम एटम में हम बोलते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अरेंज करते हैं सोडियम एटम के अंदर, बताया है हमने, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 2, 8, 1, यानी कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, और आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल एक ही है। तो यहाँ पे एटम को क्या होना है, सोडियम एटम को स्टेबिलिटी चाहिए है। स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब उसके बाहर वाले शेल में आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, आप बोल सकते हो, या उसका जो सोडियम के एटम को स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहाँ जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैम एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो एक काम करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम के अंदर ले आते हैं, सोडियम एटम के अंदर। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना बहुत ही एनर्जी वाला काम होगा, इतनी एनर्जी हमारे सोडियम एटम के पास नहीं है। तो सोडियम क्या डिसाइड करेगा कि सुनो, एक इलेक्ट्रॉन के कारण हमारी स्टेबिलिटी जा रही है ना, तो एक काम करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कर देते हैं, अपने एटम से बाहर निकाल देते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम एटम की स्टेबिलिटी जा रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, तो उस एक एटम को ही सोडियम एटम ने उस एक इलेक्ट्रॉन को ही सोडियम एटम ने क्या करा, अपने आप से बाहर निकाल करके फेंक दिया। ठीक है, तो इनिशियली हम बोल रहे हैं कि सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11 थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने थे, 11 ही थे। लेकिन अब हुआ क्या, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब क्या कि अब हमारे सोडियम एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। इसका मतलब क्या कि इस सोडियम एटम के अंदर अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में ज्यादा हो जाते हैं तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आता है, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हो कि डोमिनेट हो जाएगा एक एटम के ऊपर, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि अब हमारा एटम क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। अब वो आयन बन चुका है, कौन सा आयन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कैटायन। तो अब हम सोडियम को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम सोडियम को लिखेंगे ऐसे, एक पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिसके कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूं Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैल्शियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है ना। देखो पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन हमको ये बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एटम में क्या है, ज्यादा है। ज्यादा कब होंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे कम, जब उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकाला रहा होगा। क्यों, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने Ca2 पॉजिटिव लिखा है, ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई कैल्शियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, तो पॉजिटिव के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो हमको बता रहा है नंबर कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। सोडियम के साथ हमने पॉजिटिव साइन के पास कुछ नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो समझ लो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम एटम ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, केवल एक ही को, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के या आप इसके बगल में लिख ही दो। चलो यहाँ पे कितने पॉजिटिव, क्या नंबर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के बगल में, 1, यानी कि एक सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तब जाकर के वो क्या बना है, कैटायन बना है। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम के एक एटम ने 2 आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, तब जाकर के वो क्या बना है, Ca2 पॉजिटिव कैटायन बना है। अगर मैं लिखूं क्या यहाँ पे Al3 पॉजिटिव, इसका क्या मतलब, एल्यूमिनियम के एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स तो लूज करे हैं तभी तो वो कैटायन बना है, लेकिन कितने करे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 लूज करे हैं। नंबर क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, एनायन की। एनायन के लिए हम कैसे समझते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2, 8 और 7। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इसके पास कितने हैं, केवल 7 ही हैं, है ना।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक क्लोरीन के एटम में, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। लेकिन हुआ क्या, अब जो कि क्लोरीन एटम को स्टेबिलिटी चाहिए थी, उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, एक और चाहिए था। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं 17, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए। यानी कि क्लोरीन एटम के ऊपर या क्लोरीन एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा और क्लोरीन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि वो क्या बन गया है, एक आयन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम क्लोरीन एटम को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम क्लोरीन को ऐसे लिखेंगे, Cl नेगेटिव। क्यों लिख रहे हैं Cl नेगेटिव, क्योंकि अभी आयन बन चुका है। क्यों आयन बन गया है, क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज आ गया है। चार्ज क्यों आया है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया है ना उसके पास, उसको बैलेंस करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस है ही नहीं। तो उस एटम के ऊपर हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, अब कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन के बाद कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या होता है, जब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको सोडियम और क्लोरीन के बारे में बताया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव आयन। तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, एक आयनिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं नमक, यानी कि NaCl। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जब कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, एक आयनिक कंपाउंड बन गया। कौन सा वाला, NaCl बन गया। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो जनरली कैसे बनते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही इजीली क्या कर देते हैं, दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया। सोडियम एटम को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको वो दे देता है। तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। मेटल क्या करते हैं, बड़े दिल के होते हैं और इसलिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को वो दे देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल की, यानी कि क्लोरीन की, तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो थोड़े से हम बोलते हैं कि दिल के थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब वो देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, मेटेलिक कैटायन बन जाएंगे। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो दिल के थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। तो जब वो लेंगे, नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन मेटेलिक एनायन बन जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की, तो हमारे जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, दो नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया आयोनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बीच में, कि हमारे जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं नॉन मेटल से, दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल से। और जब हम बात करते हैं कि इसकी आयनिक कंपाउंड्स की, तो वो कैसे बनते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। तो आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन होंगे तभी तो क्या बनेगा, एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। तो अब आयंस और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये पूरी थ्योरी वही है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, अब हम आयनिक कंपाउंड्स को लिखने का काम करते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, या आयनिक कंपाउंड ले लो या मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले लो, उन सभी कंपाउंड्स के जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, फॉर्मूलाज को लिखने के लिए ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। कैसे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के साथ।
ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के साथ। तो आयनिक कंपाउंड्स को लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं, इधर देखो। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैटायन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से चलो समझ ही लेते हैं। कहाँ गया हमारा एक एग्जाम्पल, ये रहा। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, किस नाम का, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड किसका बना है भाई, ये बना है कैल्शियम का, और साथ ही साथ ये किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन एलिमेंट का बना हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के एटम का बना हुआ है। तो कैल्शियम क्या है भाई, कैल्शियम हम बोलते हैं कि एक मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, हमारा जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 20 होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे तो इसके वैलेंस शेल में, या जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आखिरी शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं कैल्शियम एटम के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कैल्शियम एटम की स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कैल्शियम एटम क्या करेगा, बीइंग अ मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देगा अपने एटम में से। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर हम बोलते हैं कि चार्ज आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट का सिंबल क्या होता है ना। सिंबल के ऊपर हम ऑलरेडी सेशन 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके पहले भी जब हम अपना मेन चैप्टर पढ़ रहे थे पहली बार, तो भी मैंने आपको रिवाइज कर पढ़ाया था। तो अब आपको हर एक एलिमेंट के सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, C, कैपिटल C और स्मॉल a। ठीक है, तो इस कैल्शियम एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटाया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाया है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं किसके, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन हम बोलते हैं कि एक नॉन मेटल है, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है, 2,6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 हैं। होने कितने चाहिए, होने चाहिए 8, हैं कितने, 6। यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन के इस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे। तो जरा ये देखो, कैल्शियम एटम, इस कैल्शियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हूँ। ओके, तो ये मान लिया, और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा, हमारा ऑक्सीजन। मेरे खुद के घर में कैल्शियम का भी काम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके उसके पास भी स्टेबिलिटी आ गई, और ऑक्सीजन के एटम का भी काम हो गया, उसकी स्टेबिलिटी कैसे आ गई, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। कहाँ से आया है, कैल्शियम एटम से ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे ही हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पर ले रही, तो उसके पास हम बोलते हैं कि इनिशियली ऑक्सीजन के एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8 थे, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या बन जाएगा, अब एक ऑक्साइड हाउसेस। ठीक है, कौन सा आयन बन जाएगा, तो वो बन जाएगा एक एनायन। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर सबसे पहले हम उसका सिंबल लिखेंगे, और सिंबल के ऊपर हम चार्ज लगा देंगे, कौन सा वाला, नेगेटिव, क्योंकि एनायन बना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के एनायन बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, है ना। तो नंबर भी हमने लिख दिया और साइन भी हमने बना दिया कि भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन का एनायन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड कैसे बना है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एक्स्ट्रा, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कैल्शियम के एटम ने दे दिए, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के एक एटम ने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ले लिए। इसने दिए और उसने ले लिए। कैल्शियम एक मेटल था, बड़ा दिल करके उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए। ओके, जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, तो उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ठीक है, तो आई होप ये पूरी चीज़ आप सभी को समझ में आ रही होंगी। तो अब हम इनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सिंबल। ठीक है,
तो सिंबल हम सबसे पहले किसका लिखेंगे, कैल्शियम का लिखेंगे, यानी कैटायन का लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे कैटायन का सिंबल और इसके बाद में आप लिखोगे किसका सिंबल, एनायन से हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में कैटायन कौन है, कैल्शियम है, तो हमने कैल्शियम का सिंबल यहाँ पे सबसे पहले उठा करके लिख दिया। फिर इसके बाद में एनायन कौन है, ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन का भी सिंबल करके आपको उसे इंक्लूड बाद में लिखा है। फिर इसके बाद में सिंबल के नीचे इनके चार्जेस को लिखा जाएगा। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना आया था, देखो 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पॉजिटिव। इसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आया था, 2 नेगेटिव, तो हमने ऑक्सीजन के नीचे उसका रिस्पेक्टिव चार्ज लिख दिया, यानी कि 2 नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये भी +2 है, ये भी ये क्या है, इसको आप -2 कर लेना, ये का फॉर्मूला 2 होगा, ठीक है। तो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो भी कैसा है, -2 है। तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये वाला कौन सा 1 आएगा, +1, और ये वाला कौन सा आएगा, -1। आपके अपने कंपेयर, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, इधर पे भी 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, लेकिन ये +1 है और ये क्या है, कैलकुलेशन में कल आपने किया क्या है, जो इनके चार्ज आए थे ना उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट किया है ना। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब क्या करोगे, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करोगे। ये जो -1 है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कैल्शियम के पास। इसका जो पॉजिटिव है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा होंगे। और आप लोग अच्छे से बेसिकली यहाँ पे जब तक आप चार्जेस के बारे में लिख रहे हो ना, पॉजिटिव 2 2 1 1, तब तक आप चार्जेस लगाओगे, है ना, पॉजिटिव साइन भी लगाओगे, नेगेटिव साइन भी लगाओगे। लेकिन जब बारी आती है कि इसका मतलब क्रॉस करने की, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर जाएगा, क्या जाएगा, नंबर जाएगा, माइनस और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपना लेंगे। तो एनायन का जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा, कैटायन के पास, कैटायन का जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा, एनायन के पास। कहाँ लिखा जाएगा, ये दोनों हम बोलते हैं कि जो भी सिंबल है, ठीक, आई होप कि राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में, ठीक है ना, ये सिंबल है, सिंबल के नीचे कहाँ, कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, जो भी चार्ज आया है उसके पास क्रिस क्रॉस होने के बाद वो हम लिखेंगे। तो कैल्शियम के पास ऑक्सीजन की हम बोलते हैं कि चार्ज आया था, कितना आया था, 1 आया था, तो हमने कैल्शियम के नीचे सबस्क्रिप्ट में राइट साइड में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसके पास कौन से नंबर आया था, +1 आया था, किससे आया था, कैल्शियम के पास से आएगा, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन के बगल में राइट हैंड साइड में नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बना दिया। क्या ये केमिकल फॉर्मूला सही बना है, नहीं, इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, रूल हमसे ये कहता है कि जब भी चार्जेस क्या हो रहे हो, 1 1 हो रहे हो, तो आपको सिंबल के बाद में, मतलब क्रिस क्रॉस करने के बाद में, यहाँ पे तो आपको 1 अगर आ रहा है किस या एनायन का चार्ज, तो वहां पे तो आपको लिख, लेकिन क्रिस क्रॉस करने के बाद में आपको सिंबल के नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप बोल सकते हो कि ये अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पे क्या है, 1 है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे CaO, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि सोडियम एटम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को चूज कर देता है, तो उसके ऊपर हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर कुछ इसका मतलब क्या है, 1 है। तो हमारे सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। रूल हमसे यही बोलता है कि आपको अगर 1 1 आ रहा है के को जब जब आपने क्रिस क्रॉस कर दी हैं, तो फिर इसके बाद में आपको 1 अगर आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला में। रूल क्या बोलता है कि जब तक आपने क्रिस क्रॉस नहीं किया है चार्जेस का, तब तक आप जो भी नंबर है 1 2 3 4 जो भी है वो सब आप लिखोगे। लेकिन क्रिस क्रॉस करने के बाद में किसी सिंबल के पास 1 आ रहा है तो उसको में नहीं लिखोगे, ओमिट कर दोगे, वहां से हटा दोगे। सॉर्टेड। आई होप इतना समझ में आ रहा हो। कोई और भी एग्जाम्पल है क्या हमारे पास? ये देखो,
एक और कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। अब जैसे मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयन बोल देते हैं, है ना। जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली एटॉमिक क्यों? क्योंकि पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप बना है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि हमारा सल्फेट। सल्फेट क्या है? सल्फेट हम बोलते हैं कि एक पॉली एटॉमिक आयन है। जब हमने ये चीज़ पहली बार पढ़ी थी तो मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी पॉली एटॉमिक आयन्स की, जो कि आपके सिलेबस के रिस्पेक्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो पॉली एटॉमिक आयन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ, आपके क्लास 9th में जिन पॉली एटॉमिक आयन्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो उसकी लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ। तो अगर आपको सभी पॉली एटॉमिक आयन्स के बारे में पता करना है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्यों मैंने आपको वो बनवाई है लिस्ट? क्योंकि इन पॉली एटॉमिक आयन्स की जो के ऊपर जो चार्जेस लगा होता है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो सल्फेट है, सल्फेट क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव का। कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है? सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट क्या हो जाएगा भाई? सल्फेट हमारा भाई उसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, हमारा एक एनायन है, ठीक है। फिर इसके बाद में सोडियम क्या है? सोडियम हम बोलते हैं कि एक मेटल है, यानी कि ये क्या होगा? डेफिनेटली एक कैटायन होगा। तो सबसे पहले हम सिंबल किसका लिखते हैं? कैटायन का। फिर इसके बाद में लिखेंगे एनायन का। सिंबल के बाद में नीचे उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिख देते हैं। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? अभी अभी हमने बात करी थी, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी कितना? +1। क्यों? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 281। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसी को वो बाहर भगा देगा, है ना, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है ना, तो बड़ा दिल करके वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? +1। और सल्फेट के बारे में तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। अब क्या करेंगे? सिंबल लिख दिया, चार्जेस लिख दिए, अब हम इनका करवा देंगे क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो इसका 2 जाएगा यहाँ, इसका 1 जाएगा कहाँ? यहाँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Na। तो सोडियम के पास 2 आया है, तो हम सोडियम के राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? सल्फेट। सल्फेट के पास हम बोल रहे हैं कि कौन सा नंबर आया है? 1 आया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1, जब क्रिस क्रॉस करने के बाद किसी भी सिंबल के पास 1 आए तो उसे फॉर्मूले में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब सल्फेट के पास 1 आया है तो उसके हमने राइट हैंड साइड में क्या लगा दिया? 1 लिख दिया। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको जो है बस इतना लिख करके छोड़ देना है, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले में, क्योंकि रूल ही हमसे ये कहता है। जब रूल ही नहीं है लिखने का तो फिर हम क्यों लिखें? बेवजह की मेहनत हम क्यों करें? तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और कंपाउंड हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम क्या होता है? Al2O3। Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, फॉर्मूला अभी हम बनाते हैं। मैं नाम लिख देती हूँ फॉर्मूले का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे? एक होगा हमारा होगा हमारा ऑक्सीजन, एक होगा एल्यूमिनियम और दूसरा होगा कौन? ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का हम बोलते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? उसमें होते हैं 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एटॉमिक नंबर। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2, 8 और 3। यानी कि अगर एल्यूमिनियम के एक एटम को अपने आप को स्टेबल करना है तो इट्स लाइक अपने वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? 8 चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना,
तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3 ही हैं। होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, हैं कितने, 3 हैं। तो क्या यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम के एक एटम को 5 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो क्या एल्यूमिनियम एटम के बस में है 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमारा एल्यूमिनियम एटम इतना कैपेबल नहीं है कि इतनी एनर्जी को यूटिलाइज करके जो है ना वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो वो बड़ा दिल रख के क्या बोलेगा, सुनो 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारी स्टेबिलिटी जा रही है ना, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कर देते हैं, अपने एटम से बाहर भेज देते हैं। तो एल्यूमिनियम एटम क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से बाहर भेज देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम अब क्या होगा कि अब एक आयन बन जाएगा, एटम अब एक आयन बन जाएगा। कौन सा आयन, कैटायन, और उसके चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। कितना आएगा, 3। क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्या बन रहा है, कैटायन बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में की ऑक्सीजन का हमने अभी अभी खेल देखा था। इसका हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,6, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसके ऊपर हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा, ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले करके ही अपने ऑक्टेट को आप बोल सकते हो कि कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या मानते हैं, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल। सिंबल हम किसका लिखते हैं, पॉजिटिव चीज का, यानी कि कैटायन का। तो कैटायन कौन है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, तो ये हमने लिख दिया क्या, कैटायन का सबसे पहले सिंबल। इसके बाद में हम किसका लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे अपने एनायन का। एनायन कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सिंबल लिख दिया। अब इसके बाद में सिंबल के नीचे उनके हम रिस्पेक्टिव चार्जेस लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है भाई, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है 2 नेगेटिव। लिख दिए हमने चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, इन चार्जेस का क्रिस क्रॉस करवा देंगे। ये करवा दिया क्या हमने, क्रिस क्रॉस। तो एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन का 2 चला गया और ऑक्सीजन के पास एल्यूमिनियम का 3 चला गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Al, नीचे राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में 2 और ऑक्सीजन के भी नीचे राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक और कंपाउंड। ठीक है, कैसे बनाया मैंने, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अच्छा एक और रूल ये है, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उसका कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं कि आपके पास क्या है, एक एटॉमिक आयन है, ठीक है, हम एक बनाई देते हैं। कौन सा बनाते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बना दिया ना हमने, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट को हम कैसे बनाएंगे भाई, एल्यूमिनियम क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 13 होता है। कुछ कैसा होता है, 283 होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपने आप को स्टेबिलिटी अचीव करवाएगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सल्फेट क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ये रहा सल्फेट और ये रहा क्या, एल्यूमिनियम। इनका हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल। सिंबल किसका लिखते हैं सबसे पहले, कैटायन का। कैटायन कौन है, एल्यूमिनियम है, ये लिख दिया हमने सिंबल। फिर इसके बाद में किसका लिखेंगे, एनायन का लिखेंगे, ये लो जी, ये भी हमने लिख दिया क्या, इनका सिंबल। तो सिंबल लिख दिया। अब इसके बाद में हम उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिखेंगे उनके नीचे। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर कितना है, 2 नेगेटिव। क्या करवाएंगे, क्रिस क्रॉस करवा देते हैं, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ। तो एल्यूमिनियम के पास सल्फेट का 2 पहुंचा और सल्फेट के पास एल्यूमिनियम का 3 पहुंचा। तो क्या करेंगे, Al राइट साइड। अब एल्यूमिनियम हमने लिख दिया। अब एल्यूमिनियम के नीचे राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वहां पे 2। ठीक है, क्या लिखेंगे वहां पे, हम 2 लिख देंगे। चलो ये लिख दिया हमने 2। अब क्या लिखेंगे, सल्फेट को लिखेंगे, ये हमने लिख दिया सल्फेट। ठीक है, सल्फेट के पास कितना नंबर पहुंचा है, 3 पहुंचा है। तो हम सल्फेट के नीचे राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो अब जरा ये बताओ, क्या ये जो हमने केमिकल फॉर्मूला बनाया है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये सही है? नहीं। ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना
रूल हमसे क्या बोलता है कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन आपके पास आए तो उस पॉली एटॉमिक आयन के साथ फॉर्मूला बनाने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अराउंड आपको इस तरीके का एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वरना पता है क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा था Al2SO4 3, तो ये जो 3 नंबर है ना, ये अभी पता है किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये 3 केवल ऑक्सीजन के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, ये पूरे के पूरे सल्फेट आयन के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट ये इंडिकेट करेगा कि हाँ भैया ये जो नंबर है 3 ये पूरे के पूरे सल्फेट आयन के साथ रिलेट कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं। तो ये क्या बोलता है हमसे, ये हमको किसने सिखाई है ये बात, ये रूल है केमिकल फॉर्मूला को लिखने का। कौन से किस केमिकल फॉर्मूले को, तो आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को लिखने का। ठीक है, कि जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आए तो आपको ब्रैकेट लगा करके क्या करना है, नंबर लिखना है, क्रिस क्रॉस करवाना है। हाँ, अगर यहाँ पे नंबर क्या होता, 1 होता, जैसे कि सोडियम सल्फेट में आया था, ठीक है, अगर पॉलीएटॉमिक आयन के पास 1 नंबर पहुंच रहा है तो आपको केमिकल फॉर्मूला में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा नंबर पहुंच रहा है तो आपको पॉलीएटॉमिक आयन के अराउंड ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी रूल्स हैं केमिकल फॉर्मूला को लिखने के, वो मैं सभी आपको जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती जा रही हूँ। ठीक है, एक बार हम सभी केमिकल फॉर्मूलाज को रीड भी कर लेंगे, लेकिन पहले हम इन सभी केमिकल फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल कौन है, क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, तो कॉपर की सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉपर क्या है, एक कैटायन है, सल्फेट क्या है, एक एनायन है, तो सबसे पहले कैटायन का सिंबल लिखोगे, फिर एनायन का लिखोगे, फिर इसके बाद में कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आता है, पॉजिटिव +2, और सल्फेट के ऊपर तो -2 आता ही है। दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, +1 -1, फिर हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करवा देंगे, तो कॉपर के पास भी 1 पहुंचेगा, सल्फेट के पास भी 1 पहुंचेगा, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही 1 मेंशन करने की जरूरत है, केवल क्या लिख देंगे हम, कॉपर सल्फेट नाम लिख देंगे, CuSO4 लिख देंगे उठा करके, तो वो क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट कंपाउंड। ठीक है, अब जितने भी हम कंपाउंड्स देख रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, वो सब कौन से थे, आयनिक कंपाउंड्स थे, है ना, चाहे वो एल्यूमिनियम सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, सोडियम सल्फेट हो, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो, सॉरी वो चाहे सोडियम क्लोराइड हो, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो किसके बनते हैं, वो बनते हैं मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, या टू बी मोर स्पेसिफिक वो बनते हैं किसके, नॉन मेटल्स के। आयोनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल्स के बनते हैं, एक मेटल तो दूसरा नॉन मेटल, है ना, और जो हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, दोनों ही नॉन मेटल से बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनियम का, या नॉट अमोनियम, चलो ठीक है अमोनिया ही ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया है, अमोनिया ले लिया है। अमोनिया क्या होता है, NH3, ये भी क्या है, ये भी तो एक कंपाउंड है, लेकिन कौन सा वाला कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या आप बोल सकते हो ये कंपाउंड किसका बना हुआ है, 2 नॉन मेटल्स का बना हुआ है। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, HCl, तो HCl भी क्या है भाई, HCl भी हम बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, तो 2 नॉन मेटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जरा हम ये देखते हैं कि अमोनिया कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अमोनिया कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल कितने एटम्स लगे हैं, 4, एक नाइट्रोजन का और 3 हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, बस उन्हीं सब चीज़ों को किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू हम रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड को बनाने के लिए, अमोनिया कंपाउंड को बनाने के लिए कौन कौन से हमको एलिमेंट्स मिले हैं, एक में हमको चाहिए है नाइट्रोजन और दूसरा हमको चाहिए कौन सा, हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनके हम सिंबल लिख लेते हैं। ये लिख लिया क्या हमने, सिंबल। सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन का, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे किसका, हाइड्रोजन का। भाई केमिकल फॉर्मूला को बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही होता है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो फिर वो चाहे मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं।
अब जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में हम सिंबल के नीचे उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिख देते हैं, लेकिन जब बात आती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में हम सिंबल के नीचे क्या लिखते हैं, सिंबल के नीचे हम लिख देते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बहुत डिटेल में हम समझेंगे, अपने ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, लेकिन हाँ हम रिवाइज कब करेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अभी के लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि एक एटम फर्दर और कितने एटम से जाकर के कंबाइन होने वाला है वो हो जाती है क्या, उसकी वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7, और इन 7 इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन कैसा होगा 2,5, यानी कि इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है कितने 5, यानी कि नाइट्रोजन को 3 और आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, यहां पे हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ये ऑप्शन है कि एक काम करते हैं कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 की कमी है, तो पांचों के 5 को हम क्या कर दें, हटा दें? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन के पास नहीं है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी एनर्जी नाइट्रोजन के पास नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या डिसाइड करेगा कि कहीं ना कहीं से हम 3 इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा हाइड्रोजन को देखो। ठीक है, हाइड्रोजन के पास हम बोलते हैं कि ले देकर के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो अपना ऑक्टेट नहीं, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि उसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, और मतलब कि एक नाइट्रोजन के एटम को, और हाइड्रोजन के एक एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसे भी चाहिए है, इसे भी चाहिए है। जब आयनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे थे, जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता था उन्हीं दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल लेता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो दोनों ही नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। क्या अब नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रोजन को भी चाहिए है, वो दे नहीं सकता, हाइड्रोजन को भी चाहिए है, वो दे नहीं सकता, उसके पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अगर दे देगा तो फिर बचेगा क्या, है कि नहीं। तो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, लेकिन दे दोनों ही नहीं सकते हैं, बस दोनों क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि तुम्हारा भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। कैसे काम हो जाए कि हम ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की हम शेयरिंग कर लेते हैं, ना कंप्लीटली नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े, ना कंप्लीटली हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े। नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो उसको फर्दर और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको एक हाइड्रोजन के एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, तीसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको तीसरे हाइड्रोजन के एटम से, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं, 3 अलग अलग एटम से आए हैं। इसका मतलब क्या कि नाइट्रोजन को अगर स्टेबिलिटी चाहिए है तो वो फर्दर 3 और एटम से कंबाइन हो सकता है, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई 3, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के एक एटम को अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, एक ही चाहिए है। ये कहां से मिलेगा उसको, एक नाइट्रोजन एटम से या किसी और एटम से, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम फर्दर और कितने एटम से कंबाइन हो सकता है, केवल एक ही। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 1, यानी कि वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, क्या करेंगे, बस क्रिस क्रॉस कर दो, ये यहां गया, ये यहां गया, तो N के पास पहुंचा 1 और H के पास पहुंचा कहां 3। प्रोसीजर वही है केमिकल फॉर्मूला लिखने का, लेकिन रूल क्या बोलता है कि अगर 1 आ रहा है क्रिस क्रॉस करने के बाद तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, NH3 लिख देंगे। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, HCl को भी बना के देख लेते हैं। H में हम बोल रहे हैं कि इसकी वैलेंसी तो अभी अभी हमने निकाली है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं, 17 है। इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 287, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 चाहिए, कितने 8 चाहिए हैं, कितने 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ में रहेगा कि कहीं से कहीं एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि दे नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना बहुत मुश्किल काम है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उसको कहीं से ऑब्टेन करना चाहेगा, कहां से करेगा, तो बगल में कौन है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन बोलेगा कि प्लीज हमको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो। हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई मेरे पास तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा। हाइड्रोजन बोलता है क्लोरीन से कि एक काम करो ना, मुझे आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, आपके पास तो इतने सारे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप मुझे दे भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन क्लोरीन बोलेगा कि भाई हमारे अंदर तो अभी तक एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पे से भी अगर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो मेरे अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो फिर दोनों ने ये सोल्यूशन निकाला कि भाई आपके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक काम करते हैं ना, अपन एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है, तो हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, एक एटम से लेगा, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम फर्दर केवल एक ही एटम के साथ जाकर के कंबाइन हो सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर मैं बात करूं एक क्लोरीन एटम की, तो एक क्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब आप बोल सकते हो कि शेयर करेगा, किसके साथ करेगा, एक ही एटम के साथ करेगा, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने सिंबल लिख दिए, उनके नीचे उनके रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिख दी, फिर इसके बाद में हमने उठा करके क्रिस क्रॉस कर दिया, तो क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, कैल्शियम, नॉट कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दोनों का सिंबल। सबसे पहले आप लिखोगे किसका, कार्बन का, फिर इसके बाद में आप लिखोगे किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन में आप बोल सकते हो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद करो पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। एटॉमिक नंबर का कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चाहिए कितने हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 8 चाहिए हैं, है कितने, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 8 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,6, यानी कि ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 2 हैं, कितने, 6 चाहिए, कितने, 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अभी तक क्या हो रहा था, जब हम बात कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को, ऑक्सीजन तो क्या है, एक नॉन मेटल है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से ले रहा था, एक मेटल से ले रहा था, क्योंकि मेटल क्या करता है, दिल बड़ा करके इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था उस टाइम पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे थे, कैल्शियम से, यानी कि एक मेटल से आ रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इतने आसानी से नहीं मिलने वाले। क्यों, क्योंकि अब उसके पड़ोस में एक क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता नहीं है, उल्टा ले लेता है। तो कार्बन बोलेगा ऑक्सीजन से कि तुम दे दो, ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन से तुम दे दो, और दोनों ही एक दूसरे को नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करके स्टेबिलिटी तो चाहिए है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना ही है। इसलिए क्या होगा, दोनों ही आपस में डिसाइड करेंगे कि एक काम करते हैं, अपन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 4 चाहिए हैं। एक मिलेगा एक एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा दूसरे एटम से, तीसरा मिलेगा तीसरे एटम से, चौथा मिलेगा चौथे एटम से, यानी कि टोटल कार्बन का एक एटम फर्दर और कितने एटम्स के साथ कंबाइन होगा, तब जाकर के उसकी स्टेबिलिटी आएगी, तब जाकर के उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम 4। तो कार्बन का एक एटम फर्दर 4 एटम से जाके कंबाइन होता है, यानी कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 4 है, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो
उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक एटम से, दूसरा मिलेगा दूसरे एटम से, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फर्दर 2 और ऑक्सीजन एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन होगा, है ना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी ऑक्सीजन की? 2, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 2। अब ये दोनों ही वैलेंसीज जो हैं इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ये लो कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आया 1 और ये भी कितना आया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर दो, तो कार्बन के पास पहुंचा 1, ऑक्सीजन के पास पहुंचा कितना 2, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग 1 लिखने की जरूरत नहीं है आफ्टर क्रिस क्रॉस, तो हम क्या लिख देंगे इसको CO2, तो ये क्या बन गया हमारा CO2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से पानी भी बनेगा, इसी तरीके से हम बोलते हैं कि मीथेन भी बन जाता है। तो 2 नॉन मैटर्स किस तरीके से मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं और उनके मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम कैसे फॉर्मूला में लिखते हैं वो समझ में आ गया। आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। चलो अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम्स के टर्म में लिख दो तो वो क्या बन जाता है? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1U, तो इसी एटॉमिक मास को आप क्या लिखोगे 1 ग्राम लिख दो, तो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16U है, तो इस मास को एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में लिख दो तो वो क्या बन जाएगा? 16 ग्राम बन जाएगा। तो ये 16 ग्राम क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। भाई मॉलिक्यूलर मास को आप क्या लिख दो? ग्राम्स में लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, शायद होगा, देखो इधर पे जैसे कि हाँ हमारे पास क्या है H2O है। H2O का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16U, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास कितना हो जाता है? 2 एटम्स का मास हो जाता है यहाँ पे 2U, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 18U हो गया, है ना। तो 18U क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अब इसी मास को अगर मैं ग्राम्स में लिख दूं, कितना लिख दूं? 18 ग्राम्स, तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को अगर आपने ग्राम्स में लिखा है तो वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फिर इसके बाद में मोल कंसेप्ट तो है ही, लेकिन मोल कंसेप्ट के पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। क्या कहते हैं उसको हम? फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, इसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। देखो जब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, तो आयोनिक कंपाउंड्स में हम बोलते हैं कि बहुत सारे आयन्स होते हैं। जैसे कि बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम ले लेते हैं अपने कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। आयोनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? आयन्स के बने होते हैं, है ना। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, किसका बना होगा? सोडियम आयन्स का बना होगा और क्लोराइड आयन्स का बना होगा। अब कितने सारे आयन्स होते हैं, है ना। अगर आप 1 चम्मच नमक लो तो उस 1 चम्मच नमक में बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड के आयन्स होते हैं। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड का, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए Na, नीचे आएगा स्मॉल n, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक्चुअल फॉर्मूला बनना चाहिए किसका? सोडियम क्लोराइड का। क्यों? क्योंकि 1 चम्मच नमक में n नंबर ऑफ सोडियम के आयन्स होते हैं और n नंबर ऑफ क्लोराइड के आयन्स होते हैं। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है कंपाउंड का वो क्या बनना चाहिए? NaN और Cl(n). यहाँ पे n क्या है? n मतलब कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ आयन्स, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं इसे NaCl। तो ये जो NaCl है ये कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये आप बोल सकते हो कि एक्चुअल फॉर्मूले का ये एक छोटी सी यूनिट है। भाई एक्चुअल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का ये होता है। क्यों? क्योंकि n नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? ये लिखते हैं। ये क्या है? ये आप बोल सकते हो कि एक बड़े से फॉर्मूला का एक छोटा सा यूनिट है ना। एक बड़े से फॉर्मूला की ये छोटी सी यूनिट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? 1 फॉर्मूला यूनिट। ये क्या है? 1 फॉर्मूला यूनिट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी? मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? MgCl2। तो उसमें ये भी क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। किसका बना है? मैग्नीशियम आयंस का बना है, और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि क्लोराइड आयंस का बना है। अब बहुत सारे मैग्नीशियम आयंस होते हैं, बहुत सारे क्लोराइड आयंस होते हैं, तो कुल मिलाकर के असली जो फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड का वो कैसा होना चाहिए? MgN और Cl(n).
है ना, बल्कि यहाँ पे 2n आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम बोलते हैं कि जितने भी मैग्नीशियम आयंस होते हैं उसके डबल में क्लोराइड आयंस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम आयंस n हैं और तो क्लोराइड के आयंस कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है अपने कंपाउंड का, ये क्या है? इस बड़े से फॉर्मूला की एक छोटी यूनिट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे 1 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में हम उसमें तो कोई मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, तो वहां पे हम कैसे मास कैलकुलेट करेंगे? इसी 1 फॉर्मूला यूनिट का मास हम कैलकुलेट करेंगे। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास जो हम अभी देख रहे थे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड करते हैं। लेकिन जब बात आती है आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स में तो मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, है ना। तो उनके तो आयनिक कंपाउंड्स में हम कैसे मास कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो 1 फॉर्मूला यूनिट आई है ना, इसी का मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 फॉर्मूला यूनिट का जो मास है उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि हमारे पास 1 फॉर्मूला यूनिट क्या आई थी सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड की? NaCl, ठीक है। तो ये क्या है? 1 फॉर्मूला यूनिट। सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। क्लोराइड का कितना होता है? 35.5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58.5। ये कितना हो जाएगा? 58.5 U। तो ये क्या आया है? ये आया है फॉर्मूला यूनिट मास। किसका? सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला यूनिट मास निकाला जाता है। एक फॉर्मूला यूनिट का मास निकाल लो आयनिक कंपाउंड में, तो वो उस आयनिक कंपाउंड का मास आ जाता है। आई रिपीट, आयनिक कंपाउंड में 1 फॉर्मूला यूनिट का मास निकाल लो, जिसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है? उस आयनिक कंपाउंड के मास के बराबर हो जाता है। आयनिक कंपाउंड कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। तो इस सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला यूनिट है वो क्या है? NaCl, ठीक है। और इस फॉर्मूला यूनिट का जब हम मास निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इस सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड का मास बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? एक बड़े से फॉर्मूला की एक छोटी सी यूनिट। बड़ा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है और उसकी छोटी यूनिट क्या होती है? ये होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड में बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? ये, और उसकी छोटी यूनिट कौन सी होती है? ये। तो जो छोटी यूनिट आ रही है बड़े से फॉर्मूला की, उसको हम बोल देते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट, और उसी का जब हम मास निकाल लेते हैं तो वो बन जाता है फॉर्मूला यूनिट मास, जो कि हमारे एक आयनिक कंपाउंड का मास बन जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप ये सभी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। चलो अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल क्या होता है? भाई मोल एक डेफिनेट नंबर है। एक रिलेशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उस रिलेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगर आपको वो रिलेशन याद है ना, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। कैसा है वो रिलेशन? देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मोल क्या होता है? मोल होता है एक नंबर। जैसे कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1 डजन यूनिट होती है, 1 स्कोर यूनिट होती है, एक हम बोलते हैं कि ग्रॉस यूनिट होती है। जैसे कि हमारी NCERT में लिखा गया है, अगर आप कहीं गए हो शॉपिंग पे, सपोज आप एप्पल्स लेने के लिए गए हो, ठीक है, और आप शॉपकीपर से बोलते हो, फ्रूट सेलर से बोलते हो कि भैया हमको ज़रा 1 डजन एप्पल्स तौल दो, ठीक है ना, 1 डजन एप्पल दे दो। तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन का मतलब होता है एक फिक्स्ड नंबर, और वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है? 12। 1 डजन में 1 डजन आप कुछ भी लेने क्यों ना गए हो, कोई भी आर्टिकल लेने क्यों ना गए हो, तो 1 डजन में आपको 12 आर्टिकल्स ही मिलते हैं। सिमिलरली 1 स्कोर में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डजन हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी? स्कोर की, तो एक स्कोर में आपको कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे? 20, क्योंकि एक स्कोर क्या है? एक फिक्स्ड नंबर है। वो फिक्स्ड नंबर क्या है? 20। एक डजन भी क्या है? एक फिक्स्ड नंबर है। कौन सा नंबर है? 12। सिमिलरली 1 ग्रॉस भी आता है, ठीक है ना। क्या आता है? 1 ग्रॉस भी आता है, जिसमें नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वो नंबर कौन सा है? 144। तो ये सब क्या है? ये डिफरेंट यूनिट्स हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और इन सभी यूनिट्स में आप बोल सकते हो कि एक एक नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे कि 1 डजन में 12 नंबर, 1 स्कोर में 20 नंबर, और 1 ग्रॉस में 144 नंबर। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मोल की, तो 1 मोल के साथ भी एक नंबर फिक्स्ड होता है, और वो नंबर कौन सा होता है? 6.022
इंटू 10 टू द पावर 23 और इस प्यारे से नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल भी क्या है, 1 मोल आप बोल सकते हो कि एक फिक्स्ड नंबर है। कौन सा फिक्स्ड नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो आपके पास, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसमें उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखा है मैंने, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम सबको पता है भाई कि हाइड्रोजन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स, है ना। कंपाउंड में आप बोलते हो कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एटम में कौन एलिमेंट में कौन प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स में हम बोलते हैं कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट में, लिख भी देती हूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, डैश नंबर ऑफ एटम्स। तो इस डैश की जगह पे आप क्या लिखोगे, यही वाला प्यारा सा नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। हमेशा ध्यान में रखो कि 1 मोल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इस नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने एटम्स आएंगे, दिस मच एटम्स आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस डैश की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये वाला नंबर लिखोगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल हमेशा जुड़ा होगा किसके साथ, ये वाले एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये रिलेशन कभी नहीं भूलना है। 1 मोल मतलब क्या, एक फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। कि अगर बात कर रहे हो आप एलिमेंट की, तो 1 मोल ऑफ उस एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। रुक दो। अब 1 मोल का रिलेशन 2 और चीजों के साथ होता है। कौन कौन सी 2 चीजें, एक है ग्राम एटॉमिक मास और एक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे, जरा देखो इधर पे 2 मिनट, इसको मैं पहले रब कर लेती हूं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन है। क्या है मेरे पास, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो अभी अभी हमने मोल के बारे में क्या सीखा कि मोल क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है। कौन सा फिक्स्ड नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ उसके पार्टिकल्स आएंगे, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, तो इस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, तो आपको बताना होगा कि मैम 1 मोल ऑफ कार्बन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। ये रिलेशन तो हमें समझ में आया। अब इसके आगे का एक और रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। अभी अभी हमने ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12U होता है। ठीक है, इसी मास को अगर मैंने ग्राम्स में लिख दिया, यानी कि 12 ग्राम लिख दिया, तो ये 12 ग्राम क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, है ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर है 12 ग्राम के। कैसे निकाला मैंने, चलो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहले भी कर चुके हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। भाई अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, कार्बन जैसे कोई भी एटम है तो उसके अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी एटम के मास के बारे में, तो एटम का जो मास है उसमें हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मासेस को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन के एक एटम की, ठीक है, तो कार्बन के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास की। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का भी हम मास कितना लेंगे, इतना ही लेंगे। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास को हम बराबर ही लेते हैं। कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये क्या है, एक प्रोटॉन का मास, ये क्या है, एक न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास तो और ही छोटा होता है, इसलिए उसको हम किसी भी एटम के मास में कंसिडर नहीं करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, अब एक कार्बन एटम में हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा भाई, 6 प्रोटॉन्स का मास प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स का मास। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, ये 6 और 6 को एक साथ ऐड कर लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 12। भाई 6 प्लस 6 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ये क्या है, ये हम बोल रहे हैं कि कार्बन के एक एटम का मास आ रहा है। कैसे, उसमें 6 प्रोटॉन्स थे, 6 न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है, इतना है। तो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स के मासेस को हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, 6 प्लस 6 यानी कि 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 12। 12 इंटू दिस मच। तो ये क्या आ जाएगा, कार्बन के एक एटम का मास आएगा। लेकिन जो हमने 1 मोल ऑफ कार्बन लिया है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें हम बोल रहे हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो एक एटम का मास इतना है, तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 1 एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 कर देना। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर पता है कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 ग्राम। तो कार्बन के एक एटम का मास था 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास कितना होगा, इतने पूरे मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना, एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा 12 ग्राम। अब ये 12 ग्राम किसके बराबर है, ये 12 ग्राम बराबर है कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर है, कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं क्या ले लूं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, कि मेरे पास क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और ये जो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एलिमेंट लोगे तो 1 मोल किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के। जब आप कंपाउंड लोगे तो 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूं, इतना तो आपको मुझ पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ, अगर मैम बोल रही हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। एवोगैड्रो नंबर के साथ जो रिलेशन है मोल का वो तो है ही, साथ ही साथ किसके साथ है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ भी है। ठीक है, ये रिलेशन आप याद कर लो। अब मोल कंसेप्ट के ऊपर चाहे जो भी सवाल आ जाए सब आपसे बन जाएगा। नहीं तो अगर ये रिलेशन याद नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उनको भी आप याद कर सकते हो और उनके ऊपर भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। जैसे कि अगर मास को कन्वर्ट करना है किसमें, मोल्स में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल m क्या है, गिवन मास इन ग्राम्स, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास। फिर अगर आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। स्मॉल m मतलब क्या, गिवन मास, स्मॉल n मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल M मतलब क्या, मोलर मास। फिर इसके बाद में टू कन्वर्ट गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n0। n0 क्या है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 फॉर्मूलाज हैं, ये आप लगा सकते हो अगर आपको
फॉर्मूलाज के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करने हो मोल कंसेप्ट के। तो अदरवाइज जो मैंने आपको रिलेशन बताया है आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो जल्दी से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मोल कंसेप्ट का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, मतलब कि आपके पास 46 ग्राम सोडियम है और उस 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम में आपको सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो अभी अभी मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था, देखो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम में हम बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम्स। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर है, इतने नंबर ऑफ एवोगैड्रो के 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर है, सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। ग्राम एटॉमिक मास कितना है 23 ग्राम, यानी कि 23 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इतने सारे हैं। तो सवाल में हमसे बोला गया है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगा दोगे कि भाई 23 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 46 ग्राम में कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 46 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23, है ना। तो ये कट जाएगा, 23 2 जा 46 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो इक्वल मिला करके आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। तो 23 ग्राम सोडियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे, तो उसकी डबल क्वांटिटी में यानी कि 46 ग्राम में कितने होंगे, डबल नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने अपना रिलेशन लगाया, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। टीचर दोनों ही मेथड को गलत नहीं बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके पास 8 ग्राम्स O2 है और उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके बताने हैं। कैसे बताओगे, तो 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये क्या आ गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, इसी को आप क्या करोगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होगा। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इतने प्रेजेंट हैं। तो 8 ग्राम में कितने होंगे, इसको भी आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इतने, तो 8 ग्राम में कितने होंगे, x प्रेजेंट होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, यूनिटरी मेथड लगा देना, आ जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली 0.1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इधर देखो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही होते हैं। तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, फिर से हम बोलते हैं कि क्रिस क्रॉस कर देना, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो x इधर आ जाएगा और हम बोलते हैं कि 0.1 वहां चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। डेसिमल हटा दो, नीचे एक जीरो आ जाएगा, इसका एक जीरो इसके एक जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 0.1 मोल ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो चाहे तो फॉर्मूला यूज कर लो या चाहे तो जो मैंने रिलेशन बताया है वो लगा लो, आंसर तो आपका दोनों से ही आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इस सेशन के साथ में हमने पूरा का पूरा अपना चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है, हर एक टॉपिक को मैंने आपको रिवाइज कराया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और रिवाइज करेंगे कुछ और नए चैप्टर्स को। तब तक आप क्या करेंगे, कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।